1937 में हुए लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अलग अलग प्रोविंसेस में 1585 में से 707 सीटें हासिल की। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को सिर्फ 106 सीटें मिली। कांग्रेस 8 प्रोविंसेस में कामयाब रही। बंगाल, पंजाब और सिंध ही ऐसे 3 सूबे थे जहां कांग्रेस को अपनी मिनिस्ट्री बनाने में कामयाबी नहीं मिली थी। लेकिन मुस्लिम लीग को तो किसी भी प्रोविंस में अपनी मिनिस्ट्री बनाने में कामयाबी नहीं मिली। 1937 में मुस्लिम लीग की टिकट पर जीतने वाले मुसलमानों से ज़्यादा तादाद उन मुसलमानों की थी जो दूसरी पार्टीज़ की टिकट पर जीते थे या जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के तौर पर जीते थे। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में मेरे बुजुर्ग रहते थे। इस सूबे की ज़्यादातर आबादी मुसलमानों की ही थी। 1937 में हुए इलेक्शंस में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 50 में से 19 सीटें जीती थी, जबकि 24 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी जीते थे। इसके अलावा 7 सीटें हिंदू सिख जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने भी जीती। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस की लेजिस्लेटिव असेंबली में मुस्लिम लीग का कोई मेंबर नहीं था। वहां कांग्रेस ने ही अपनी मिनिस्ट्री बनाई थी। सिंध में 72% आबादी मुसलमानों की थी। सिंध की 60 सीटों में से मुस्लिम लीग एक भी सीट नहीं जीत पाई। सिंध यूनाइटेड पार्टी को 22 और कांग्रेस को 8 सीटें मिली थी। 1937 में पंजाब में हुए इलेक्शंस में यूनियनिस्ट पार्टी को 95 सीट्स मिली थी, 95। खालसा नेशनल बोर्ड ने 14, अकालियों ने 10 और हिंदू इलेक्शन बोर्ड ने 11 सीट्स हासिल की थी। कांग्रेस को 18 सीटें मिली। मुस्लिम लीग ने चाहे 2 सीट्स पर कामयाबी हासिल की, लेकिन बाद में मुस्लिम लीग के इन 2 मेंबर्स में से एक राजा गजनफर अली खान भी मुस्लिम लीग को छोड़कर यूनियनिस्ट पार्टी के खेमे में आ गए थे। यूनियनिस्ट पार्टी बेसिकली जिम्मेदारों की ही पार्टी थी और जिम्मेदारों ने ही अपने हकों के लिए, अपने फायदे के लिए इसकी बुनियाद रखी थी। पार्टी ब्रिटिश राज के हक में थी, ब्रिटिश हुकूमत के हक में थी। सर सिकंदर हयात खान, सर छोटू राम, सर फजली हुसैन चौधरी, सर शहाबुद्दीन वगैरह ने इसकी बुनियाद रखी थी। इन लोगों को सर का खिताब भी ब्रिटिश हुकूमत की तरफ से ही दिया गया था। यूनियनिस्ट पार्टी में चाहे ज़्यादातर मुसलमान ही थे, पर इसमें हिंदू भी थे और सिख भी थे। 1937 तक भी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पंजाब में कोई ताकतवर सियासी जमात नहीं थी, जबकि पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी अपने जिम्मेदार मेंबरान की वजह से काफ़ी अच्छी पोजीशन में थी। यूनियनिस्ट पार्टी के सर सिकंदर हयात खान 1937 से 1942 तक अनडिवाइडेड पंजाब के चीफ मिनिस्टर रहे। पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी की मिनिस्ट्री कांग्रेस से ये उम्मीद करती थी कि वो पंजाब की यूनियनिस्ट मिनिस्ट्री को सहयोग करेगी, लेकिन हुआ इसके उलट। कांग्रेस ने पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की मिनिस्ट्री की सख्त मुखालफत करनी शुरू कर दी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के कुछ खुफिया खत
पंजाब सरकार की सीक्रेट एजेंसी ने पकड़े, जिससे ऐसा जाहिर होता था कि कांग्रेस इस मिनिस्ट्री को गिराकर जोड़ तोड़ करके अपनी मिनिस्ट्री बनाना चाहती थी। अपने भाषणों में पंडित नेहरू अक्सर सर सिकंदर हयात खान को ब्रिटिश हुकूमत का दरबारी कहते थे। मोहम्मद अली जिन्नाह और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की रहनुमाई पर भी वो सवाल खड़े करते रहते। उनको लगता था कि सिर्फ कांग्रेस ही इस मुल्क के लोगों की नुमाइंदा सियासी जमात है। अपने एक भाषण में उन्होंने कहा, देश में सिर्फ दो ही ताकतें हैं, कांग्रेस और सरकार। कांग्रेस के उम्मीदवार के खिलाफ वोट देना ब्रिटिश हुकूमत कायम रखने के लिए वोट देना है। यह सिर्फ कांग्रेस ही है जो सरकार से लड़ सकती है, ऐसा पंडित नेहरू ने कहा था। पंडित नेहरू की ऐसी बातों ने वो हालात पैदा किए जिसमें जिन्नाह ने एलिटिस्ट पॉलिटिक्स को छोड़कर आम मुसलमानों तक पहुंचने की सोची, ताकि ये दिखाया जा सके कि नेहरू या कांग्रेस और सरकार के साथ साथ मुसलमान भी इंडिया में तीसरी ताकत हैं। जिन्नाह की ताकत या काबिलियत का अंदाजा लगाने में पंडित नेहरू ने बहुत बड़ी गलती की थी। नेहरू के इस तरह सिकंदर हयात खान और जिन्नाह के खिलाफ बोलते रहने से सिकंदर हयात खान और जिन्नाह ने एक दूसरे के करीब आने का फैसला किया, ताकि नेहरू की चालों का मुकाबला किया जा सके। इसका नतीजा था कि मुस्लिम लीग के 1937 में हुए लखनऊ सेशन में सिकंदर जिन्नाह पैक्ट हुआ। उसके बाद फिर पंजाब का सियासी सीन बदलना शुरू हुआ। सिकंदर हयात खान ने अपनी यूनियनिस्ट पार्टी के मुस्लिम मेंबर्स को मुस्लिम लीग का भी मेंबर बनने के लिए कहना शुरू किया। तब सिकंदर हयात ने ये नहीं सोचा होगा कि इससे उसकी पार्टी के हिंदू और सिख मेंबर्स पर क्या असर होगा। बाद में पंजाब की मुस्लिम लीग ने महसूस किया कि सिकंदर हयात खान मुस्लिम लीग की पंजाब में तरक्की को रोक रहे हैं। उन्होंने इसके खिलाफ जिन्नाह के पास शिकायत की। जिन्नाह बहुत दूर अंदेश थे। उन्होंने सिकंदर के लिए मुश्किलें खड़ी करने की पंडित नेहरू की गलती नहीं दोहराई। उन्होंने धीरज से काम लिया और मुस्लिम लीग के लोगों से कहा कि सिकंदर हयात के साथ कोऑपरेशन करते रहो। सिकंदर हयात खान पंजाब में बहुत पॉपुलर थे। पंडित नेहरू उनकी पॉपुलैरिटी को कम करके उनकी सरकार गिराना चाहते थे और जिन्नाह सिकंदर की पॉपुलैरिटी को बचाए रखते हुए उससे मुस्लिम लीग के लिए फायदा लेना चाहते थे। यहाँ तक कि लाहौर के गुरुद्वारा शहीदगंज और मस्जिद के डिस्प्यूट में भी जिन्नाह ने कभी सिकंदर के लिए कोई मुसीबत खड़ी नहीं की। जिन्नाह की इस मेहरबानी का लाजमी असर सिकंदर पर हुआ। अक्टूबर 1938 में कराची में हुए मुस्लिम लीग के सेशन में खुद सिकंदर ने मुस्लिम लीग का झंडा फहराया। अब वक्त था कि सिकंदर पंडित नेहरू की एंटी यूनियनिस्ट पार्टी कैंपेन का बदला लेते। उन्होंने मुस्लिम लीग की एंटी कांग्रेस कैंपेन में कांग्रेस के खिलाफ भाषण देने और बयान जारी करने शुरू कर दिए। इस दौरान मुस्लिम लीग ने पंजाब और सिंध में अपना बेस बढ़ा लिया था, लेकिन बाकी भारत में मुस्लिम लीग के लिए
कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज बहुत बड़ी चुनौती थी। अगर कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज ना होती तो मुस्लिम लीग को आसानी हो जाती। कांग्रेस ने खुद ही मुस्लिम लीग को एक शानदार मौका दे दिया। दूसरी संसार जंग में इंडियन रहनुमाओं से पूछे बिना ही इंडिया को जंग में शामिल कर देने के खिलाफ कांग्रेस की अलग अलग मिनिस्ट्रीज ने अक्टूबर नवंबर 1939 में इस्तीफे दे दिए। कांग्रेस की इस हरकत से जिन्नाह को बड़ी खुशी हुई। उन्होंने बाकायदा 22 दिसंबर को द डे ऑफ डिलीवरेंस के तौर पर मनाया। तब मार्च 1940 में मुस्लिम लीग ने अपने लाहौर सेशन में अलग मुस्लिम स्टेट के लिए रेजोल्यूशन पास किया। लाहौर रेजोल्यूशन से सिकंदर के लिए मुश्किलें बढ़ गई, जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे। हिंदू और सिख मेंबर्स इसके खिलाफ खुलकर बोलने लगे थे। 1942 में गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया। ब्रिटिश हुकूमत ने गांधी जी समेत कांग्रेस के लगभग सभी बड़े लीडर्स को कैद कर लिया। ये सभी 1944 तक जेलों में ही बंद रहे। जिन्नाह और मुस्लिम लीग के लिए अब मैदान खाली था। अपना बेस बढ़ाने के लिए उनके पास ये एक बहुत बड़ा मौका था और उन्होंने ये मौका नहीं गंवाया। बस फिर देखते ही देखते पाकिस्तान मूवमेंट ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया। सिकंदर हयात खान की मौत के बाद 1942 में सर खिजर हयात टिवाणा पंजाब के चीफ मिनिस्टर बने। पंजाब में अब मुस्लिम लीग की प्रो पाकिस्तान मूवमेंट कुछ ताकतवर थी और ये टिवाणा के लिए सरदर्दी थी। टिवाणा ने मुस्लिम लीग की कोई मदद नहीं की, लेकिन पाकिस्तान मूवमेंट के खिलाफ भी कोई कदम नहीं उठाया। अब तक पंजाब असेंबली के कई मुसलमान मेंबर्स मुस्लिम लीग के साथ हो चुके थे। मुस्लिम लीग ने टिवाणा पर दबाव बनाए रखा। टिवाणा ने चाहे मुसलमानों के सेल्फ डिटर्मिनेशन के हक से सहमति जताई, लेकिन मुस्लिम लीग उनसे नाखुश ही रही। यूनियनिस्ट पार्टी ऑफिशियली पाकिस्तान की मांग के खिलाफ थी। असेंबली के सिख और हिंदू यूनियनिस्ट मेंबर्स पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर बोल रहे थे। ऐसे में मुस्लिम लीग चाहती थी कि पंजाब मिनिस्ट्री ऑफिशियली पाकिस्तान की स्थापना की हिमायत करे, पाकिस्तान के क़याम की हिमायत करे। टिवाणा ने ऐसा नहीं किया तो जिन्नाह ने यूनियनिस्ट मुस्लिम लीडर्स को गद्दार कहना शुरू कर दिया। इससे यूनियनिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग के संबंध आपस में बिगड़ गए। 1944 में 1944 में सी राजगोपालाचार्य के फॉर्मूले पर गांधी जी ने जिन्नाह से बॉम्बे में बातचीत शुरू कर दी। गोपालाचार्य का फार्मूला बुनियादी तौर पर पाकिस्तान बनाए जाने की मांग को कबूल करता था, लेकिन इसमें इस मुद्दे पर रायशुमारी कराए जाने की बात थी। रायशुमारी जिन्नाह को मंजूर नहीं थी और इसी वजह से गांधी जिन्नाह बातचीत खत्म हो गई। पाकिस्तान बनने से सबसे ज्यादा मुश्किलें सिखों को ही आनी थी, क्योंकि उनकी आबादी का एक हिस्सा उस इलाके में रहता था जहां पाकिस्तान बनने वाला था। सिखों के कितने ही ऐतिहासिक, हिस्टोरिक, पवित्र गुरुद्वारे भी वहां थे।
राजगोपालाचार्य फॉर्मूले को एक्सेप्ट करके गांधी जी के जिन्ना से बातचीत करने को अकाली दल के रहनुमा मास्टर तारा सिंह ने कांग्रेस द्वारा सिखों से धोखा करार दिया। उन्होंने कहा कि ये सिखों से धोखा किया है कांग्रेस ने। कोई कितनी भी सफाई देता फिरे, लेकिन 1944 में गांधी जी और जिन्ना साहब की मीटिंग के बाद ये साफ हो चुका था कि कांग्रेस पार्टी भी अब अलग पाकिस्तान की मांग के हक में थी। और यह भी साफ हो चुका था कि मुस्लिम लीग को अनडिवाइडेड इंडिया के मुसलमानों की एक ही नुमाइंदा जमात मान लिया गया था। इससे यूनियनिस्ट पार्टी की हालत बड़ी कमजोर हो गई। पंजाब के मुसलमानों में इसका वकार तेजी से खत्म होने लगा। बात बिल्कुल साफ थी, अगर पाकिस्तान बनाना कांग्रेस को मंजूर है तो फिर कांग्रेस को कोई उस इलाके में वोट क्यों दे जहां मुस्लिम मेजॉरिटी में है और जो इलाका पाकिस्तान बनने वाला है। 1946 में जो इलेक्शंस हुए उसमें अलग अलग सूबों में, अलग अलग प्रोविंसेस में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1585 सीटों में से कुल 923 सीटें जीती। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को 425 सीटें मिली, जबकि 1937 में उसको सिर्फ 106 सीटें मिली थी। 9 साल में मुस्लिम लीग ने ऐसी सियासत खेली कि उसकी सीटों की गिनती 4 गुना बढ़ गई। 106 सीटों से वो 425 सीटों पर पहुंच गए। सिंध में मुस्लिम लीग ने 27 सीटें हासिल की और 4 इंडिपेंडेंट मुस्लिम मेंबर्स की सपोर्ट से अपनी मिनिस्ट्री बनाई। 1937 में उसको एक भी सीट सिंध की लेजिस्लेटिव असेंबली में नहीं मिली थी। 1946 में पंजाब में हुए इलेक्शंस में मुस्लिम लीग ने 75 सीटों पर 75 सीट्स पर जीत हासिल की और पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली में सबसे बड़ी पार्टी बनी। कांग्रेस दूसरे नंबर पर थी और अकाली दल तीसरे नंबर पर। यूनियनिस्ट पार्टी जो किसी वक्त पंजाब में सबसे ज्यादा ताकतवर पार्टी थी, वो चौथे नंबर पे रही। 1937 में जब यूनियनिस्ट पार्टी पंजाब में मेजॉरिटी में थी लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो कांग्रेस यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार को गिराने की कोशिशें करती रही। अब 1946 में जब यूनियनिस्ट पार्टी चौथे नंबर पर थी, तो कांग्रेस इनकी सरकार बनाने की कोशिश में जुट गई ताकि मुस्लिम लीग की मिनिस्ट्री बनने से रोका जा सके। उधर मुस्लिम लीग असेंबली में सबसे बड़ी पार्टी होने की वजह से अपनी मिनिस्ट्री बनाना चाहती थी। ऐसा उसका हक भी था। 2 अप्रैल 1946 को जिन्ना साहब की एक मीटिंग सिख रहनुमाओं से रखी गई। सिखों की तरफ से इसमें मास्टर तारा सिंह, पटियाला के महाराजा यादविंदर सिंह, महाराजा यादविंदर सिंह के प्रधानमंत्री हरदीप सिंह मलिक और ज्ञानी करतार सिंह शामिल हुए थे। जिन्ना साहब ने सिखों को पाकिस्तान में शामिल होने के लिए राजी करने की कोशिश की। जब सिखों की मांगों की बात हुई तो जिन्ना साहब ने कहा कि आप अपनी मांगें लिख कर दे दो, मैं बिना पढ़े ही उस पर अपने दस्तखत कर दूंगा। मतलब कि मुझे आपकी हर मांग मंजूर है। लेकिन ये बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। कांग्रेस, यूनियनिस्ट पार्टी और सिखों के बीच बातचीत होने के बाद
खिजर हयात टिवाणा की रहनुमाई में यूनियनिस्ट पार्टी, कांग्रेस और अकाली दल की मिनिस्ट्री बना दी गई। इससे पंजाब में मुस्लिम लीग के हिमायती मुसलमानों में जबरदस्त गुस्सा फैल गया। 1946 में कैबिनेट मिशन के पहले प्लान को जिन्ना ने मंजूर कर लिया। इससे यूनाइटेड इंडिया बने रहने की उम्मीद हो गई, लेकिन कांग्रेस इस प्लान में बदलाव चाहती थी। जिन्ना को यह बदलाव मंजूर नहीं था, इसलिए यूनाइटेड इंडिया का ख्वाब बस ख्वाब ही रह गया। डायरेक्ट एक्शन डे ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। भारत के दूसरे कई हिस्सों की तरह पंजाब में भी फिरका परस्ती में अलग अलग मजहब के लोगों के बीच नफरत का माहौल था। पूरे भारत में हजारों लोग फसाद में मारे जा चुके थे। मुस्लिम लीग ने पंजाब की मिनिस्ट्री के खिलाफ मूवमेंट शुरू की। 1946 के आखिर तक पंजाब में जगह जगह दंगे होने शुरू हो गए। 1947 के शुरू तक हालात बहुत बिगड़ गए। आखिर 2 मार्च 1947 को खिजर हयात टिवाणा ने इस्तीफा दे दिया। अगले दिन 3 मार्च 1947 को लाहौर में असेंबली हॉल के बाहर अकाली रहनुमा मास्टर तारा सिंह ने कोई 400-500 सिखों के साथ हजारों पाकिस्तान के हमायती मुसलमानों के सामने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। हालात बिगड़ गए। मास्टर तारा सिंह और उनके साथी बहुत मुश्किल से वहां से बचकर निकले। उस दिन से लाहौर में मुसलमान दंगाबाजों और सिख दंगाबाजों के बीच में ऐसे खूनी दंगे शुरू हुए जो पहले कभी नहीं हुए थे पंजाब में। ये दंगे पंजाब के और हिस्सों में भी फैल गए। रुक रुक कर ये दंगे होते ही रहे, पाकिस्तान बनने तक और फिर उसके कुछ बाद तक दंगे और भयानक होते गए। इंडिया में और जगहों पर हिंदू मुस्लिम दंगे हो ही रहे थे। पंजाब में भी हिंदू इन दंगों की गिरफ्त में आ गए। मरने वालों की तादाद हजारों में नहीं बल्कि लाखों में थी। हजारों औरतों को अगवा कर लिया गया, हजारों के बलात्कार हुए। पूर्वी पंजाब में मलेरकोटला शहर को छोड़कर बाकी हर जगह से मुसलमानों का नामो निशान मिटा दिया गया। मस्जिदों को गुरुद्वारों में बदल दिया गया। उधर पश्चिमी पंजाब में सिखों का ऐसा कत्लेआम हुआ कि वहां कोई सिख दिखना मुश्किल हो गया। गुरुद्वारे या तो गिरा दिए गए या उनको दूसरे कामों में इस्तेमाल किया जाने लगा। हकीकत यही है कि पंजाब के बिना पाकिस्तान नहीं बन सकता था। पंजाब के बिना पाकिस्तान का तस्वुर ही नहीं किया जा सकता था। 1937 से 1947 तक का 10 साल का वक्त बड़ा खास और नाजुक था। इस वक्त में ही जिन्नाह की सियासत और डिप्लोमेसी की वजह से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग उस मकाम तक पहुंची जहां पाकिस्तान के क़याम से, पाकिस्तान की स्थापना से इस सब कॉन्टिनेंट का नक्शा ही बदल गया। ये वो दौर था जिसमें पंडित नेहरू और गांधी जी ने वो सियासी गलतियां की जिनके नतीजे में भारत को यूनाइटेड रखना, अखंड रखना
नामुमकिन हो गया।